यूएस मिलिट्री की शिप एक बार फिर से पीछे भागते हुए दिखी। एक साल में कितनी बार भागना पड़ेगा ये उन्हें भी नहीं पता। ईरान के टॉप डिप्लोमेट्स पाकिस्तान आ चुके हैं नई पीस टॉक के लिए और ये बोला जा रहा है कि शायद यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें निकल के आए और आज की रात काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। मतलब वीकेंड को दोबारा से झटका। ब्रेंट क्रूड एक बार फिर से शार्प रिकवरी करता हुआ $104 पर बैरल के हिसाब से आ चुका है। और इसके बाद मैं आपके कुछ क्वेश्चन लेने वाला हूं कि इंडिया के जो बड़े लोग हैं ये बाहर क्यों जा रहे हैं, क्या इंडिया के अंदर अब कोई अपॉर्चुनिटी नहीं बची, क्या हमें बेच देना चाहिए, क्या स्टॉक मार्केट में रिस्क है, और ऐसे ना जाने आपके कितने सारे क्वेश्चन हैं ये भी मैं कवर करूंगा इस वीडियो के अंदर। सो मेरा नाम है अभिषेक उपाध्याय, आप देख रहे हो कॉफी थिंकर्स। शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हमारे बाजार से। आज तबाही देखने को मिली। निफ्टी आईटी इंडेक्स 5% से ज्यादा गिर गया है सिर्फ एक दिन में। इससे बड़ी तबाही आपको क्या ही देखने को मिलेगी। अप्रोक्सीमेटली 1% से ज्यादा ये गिरते हुए दिखे। बाजार के अंदर सिर्फ कुछ सेक्टर्स हैं जो कि चलते हुए दिख रहे हैं, जैसे कि मेनली एनर्जी सेक्टर या फिर पावर सेक्टर। अदरवाइज जो टॉप लूजर्स देखने को मिले वो दिखी हमारी आईटी कंपनी। और इसके पीछे सिंपल सा रीजन है, जो भी रिजल्ट आ रहे हैं हमारे आईटी कंपनीज के वो काफी ज्यादा डिप्रेसिंग है। सो बेसिकली हमारी जो मार्केट है ये बहुत बड़े चेंज से गुजर रही है। आईटी सेक्टर जो हमारे देश की नींव हुआ करता था, जहां पे हमारा देश चौड़ा होकर के बोलता था कि हम सुपर पावर है, वो सेक्टर इस समय पे स्ट्रगल में है। वो सेक्टर इस समय पे सोच रहा है कि कौन सा ऐसा स्केप पॉइंट ढूंढूं जिससे मैं बच पाऊं, क्योंकि आए दिन कोई ना कोई ऐसी न्यूज आ जाती है कि कोई नया एआई लॉन्च हो गया है, कोई चीज ऑटोमेट हो गई है और जो इनके बिजनेस मॉडल हैं वो पूरी तरीके से डिस्टॉर्ट होते हुए दिख रहे हैं। एआई जिसका डर आज तक लोगों को नहीं है, लोग सोच रहे हैं कि एआई से एग्जैक्टली क्या हो जाएगा। आपकी मार्केट इनिशियल साइन दिखा रही है कि एआई से क्या हो जाएगा। इंडिया की जीडीपी में जो अप्रोक्सीमेटली 20% के आसपास का इनपुट आता था वो आता था हमारी सर्विस सेक्टर से, और हमारा सर्विस सेक्टर इस समय पे तबाह हो रहा है और इसके बारे में एज ऑफ नाउ कोई बात तक नहीं कर रहा। और आपको शायद पता भी नहीं चलेगा, जिन लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया होगा वो आज की डेट परेशान हो रहे कि हो क्या रहा है। आईटी सेक्टर में जो लोग जॉब कर रहे हैं उनकी जब जॉब जा रही है तो जॉब ढूंढने में भी इतना लंबा समय लग रहा है, लेकिन इस समय पे कोई इसके बारे में बात नहीं करेगा। अब जब जीडीपी के नंबर आएंगे, सबसे ज्यादा डॉलर हम आईटी सर्विसेज से कमाते थे, फार्मास्यूटिकल से कमाते थे, और यही दो ऐसे सेक्टर हैं जो बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। तो आने वाले टाइम पे हमारा जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का डेटा है वो भी एक बड़ा झटका फेस कर सकता है। सबसे पहले जहां पे हम सबसे ज्यादा डॉलर कमाते हैं, आईटी और फार्मा, ये स्ट्रगल कर रहा है। और जो ब्रेंट क्रूड है ये $104 पर बैरल के हिसाब से जा चुका है। इसको इस तरीके से समझो कि आपकी जो इनकम है वो कम हो चुकी है, लेकिन जो आपके खर्चे हैं वो बढ़ चुके हैं, और खर्चे बढ़ते जा रहे हैं और इनकम कम होती जा रही है। मतलब क्या है? मतलब ये है कि आपके पास वो पावर ही नहीं बचेगी, आपके हाल बुरे होने वाले हैं। और ये सेम चीज इस समय पे इंडियन इकोनॉमी के साथ हो रही है, और ये थोड़ी सी डरने वाली बात है। इसके ऊपर मैं डीप जाऊंगा कि बड़े इन्वेस्टर्स क्यों भाग रहे हैं, लेकिन इससे पहले यूएस ने कुछ ऐसा बोल दिया है जिससे वीकेंड के अंदर दोबारा से पंगे होंगे। यूएस की जो मिलिट्री है उसने अपनी शिप्स पीछे कर ली है और होप कर रही है न्यू पीस टॉक के ऊपर। अब यहां पे क्या हो रहा है कि जो पाकिस्तान है वो मीडिएट कर रहा है, और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची आने वाले हैं पाकिस्तान आज रात को। और ये स्मॉल डेलीगेशन जो है ये डिस्कस करेगी कि क्या हमें ये वॉर खत्म करनी है, कि क्या कोई मिडिल ग्राउंड मिल सकता है। पेंटागन ने एक नई कॉन्फ्रेंस की भी अनाउंसमेंट करी है। इसी के साथ साथ टाइमलाइन की अनसर्टेनिटी की वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने यह बोला है कि मुझे परेशान मत करो, मैं बता दूंगा कि भाई कब वॉर खत्म होने वाली है। क्योंकि अब जो ये वॉर है जिसके ऊपर इस समय पे पॉज लगा हुआ, ये कब तक लगा रहेगा किसी को नहीं पता, कब बढ़ जाएगा किसी को नहीं पता। लेकिन ब्रेंट क्रूड यहां पे कोई दूसरी डेफिनेशन दे रहा है। ब्रेंट क्रूड वापस से ऊपर भागना शुरू कर चुका है। इसके बावजूद जो लेबनान का सीज फायर है ये काफी फ्रेजाइल है और किसी भी टाइम पर ये टूट सकता है, फूट सकता है। मतलब क्या है कि आप चाहे कहीं पर भी रहते हो, चाहे आप इंडिया में रहते हो, यूएस में रहते हो या दुनिया में किसी भी कोने पे रहते हो, आपकी जेबों के ऊपर असर पड़ रहा है। और आपकी जेबों के ऊपर जो असर पड़ रहा है वो किसकी वजह से पड़ रहा है? वो डोनाल्ड ट्रंप की वजह से पड़ रहा है, वो इस वॉर की वजह से पड़ रहा है। और शायद ये जो वॉर है कब जाकर के रुकेगी ये डोनाल्ड ट्रंप को भी नहीं पता, क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो जो कंडीशंस बोल रहा है ईरान वो मानने को तैयार नहीं है, और ईरान जो कंडीशंस बोल रहा है वो डोनाल्ड ट्रंप के समझ नहीं आ रही। और ये वॉर
आपको ले डूबेगी, मुझे ले डूबेगी और सबको ले डूबेगी, क्योंकि धीरे धीरे करके इंडिया की इकोनॉमी के ऊपर जो झटका लग रहा है ये आपको आने वाले टाइम में पता चलेगा। अगर आप ये सोचो कि ये वॉर रुक जाएगी, जो मुझे लगता है शायद रुक भी जाए, कि अगर ये वॉर रुक गई तो इसका इंपैक्ट यहीं पर ही खत्म हो जाएगा, लेकिन एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता। जब एक वॉर खत्म होती है तो उसके रिपल इफेक्ट होते हैं, मतलब वो वॉर खत्म हुई है उसके बाद क्या क्या चीजें डिसरप्ट हुई है उसका इंपैक्ट आएगा। अब ये वॉर अगर खत्म भी होगी तो इसका इंपैक्ट क्या है? इसका इंपैक्ट है हाई क्रूड प्राइसेस। मैं कहता हूं ये वापस जो हमारा ब्रेंट क्रूड है ये वापस चला जाए $60 पर बैरल पे, जो कि वॉर से पहले हुआ करता था। तो भी ये वाला टाइम इसने ऊपर बिताया है, फरवरी से लेकर के आज तक का, ये इन्फ्लेशन को ऑलरेडी बढ़ा चुका है। अगर आपको लग रहा है कि यार मेरे पेट्रोल के प्राइसेस में तो इतना कोई असर आया नहीं है, आप एयरलाइन के पेट्रोल प्राइसेस को देख लो। जितनी भी एयरलाइन वाली कंपनी है वो बहुत जल्दी सारे के सारे जो रिजल्ट्स देने वाली हैं वो बहुत नेगेटिव रिजल्ट्स आएंगे। एयरलाइन के या तो कॉस्ट बढ़ेंगे, अगर आप एयरलाइन की कॉस्ट को कवर करने जाओगे तो उसके कस्टमर गिर जाएंगे। इंडियन कस्टमर प्राइस सेंसिटिव होते हैं। जॉब जाएगी, जॉब क्यों जाने की बात हो रही है यहां पे? आईटी सेक्टर जो मैंने बताया था स्ट्रगल कर रहा है इस समय पे, आईटी सेक्टर पैसा नहीं कमा पाएगा तो आपको खिलाएगा कहां से, आपको जॉब देगा कहां से? जॉब का मतलब है काम, आपके पास काम होना चाहिए करने के लिए, तभी तो हायरिंग होगी। लेकिन आईटी सेक्टर में तो जॉब ही नहीं आ रही, तो हायरिंग क्यों करेंगे? इस समय पे जो ओरेकल है, जो यूएस के अंदर वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज में से आती है, वो हजारों लाखों लोगों को बेरोजगार कर रही है, जॉब से निकाल रही है। तो ये जो हमारी आईटी सर्विसेज हैं, टीसीएस, इन्फोसिस, जो कह रही है हमारी ग्रोथ 1-2%, 5% से ज्यादा नहीं होगी, ये नए लोगों को हायर क्यों करेंगे? ये हायर करेंगे तो पहली चीज हाई स्किल वर्कर्स को हायर करेंगे, जो इस समय पे भी हायर हो रहे हैं। लोग कहते हैं जॉब नहीं, जॉब है, लेकिन जो स्किल आपको चाहिए वो स्किल आपको पढ़ाने के लिए लोग ही नहीं है इंडिया के अंदर। स्कूल कॉलेजेस में आपको पढ़ाया नहीं जा रहा, और जो लोग लंबे समय से जॉब कर रहे हैं उनको आता कुछ नहीं है, वो वही पुरानी टेक्नोलॉजी के ऊपर बैठे हुए हैं। और एआई जॉब खा रहा है, क्योंकि जो पहले 10 लोग कर सकते थे वो अब सिर्फ 2 लोग कर सकते हैं। मेरे खुद के प्रोसेस में एआई इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो चुका है, जो काम करने में मुझे पहले 5 घंटे लगते थे, आज की डेट में वो करने में मुझे मुश्किल से मुश्किल 10 से 15 मिनट लगता है और काम हो जाता है। तो एआई एक बड़ा रिस्क है। आप याद रखो सन 2000 का जब पहली बार इंटरनेट आया था, www आया था, कितनी जॉबें गई थी। पहली बार जब एक्सेल बना होगा तो कितनी जॉबें गई होंगी। वो जो पेपर पे लोग लिखते थे और जो अपडेट नहीं कर पाए उनको जॉब नहीं मिली दोबारा से, और यही टाइम आने वाला है। तो अगर आप इस समय पर सोचो कि सिर्फ इन्वेस्टमेंट से काम हो जाएगा, तो आपको 3 तरीके से पिटाई मिल रही है। पहला तरीका, कमाई कम, हमारे देश की कमाई कम हो रही है। दूसरा तरीका, हमारे देश के खर्चे बढ़ रहे हैं। तीसरा तरीका, जिससे हमारा देश कमाता है, जिसको आप जीडीपी कहते हो, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसकी भी बनने के चांसेस कम है, क्योंकि आप एक्सपोर्ट ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि जो ऑयल प्राइसेस है वो काफी ज्यादा पड़े हुए हैं। ये पूरा साल 2025 से अगर मैं कंपेयर करूं, फाइनेंशियल ईयर जो हमारा रहता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, और दोबारा से जो अप्रैल आए ये नया फाइनेंशियल ईयर है, इसके अंदर सबसे पहले इंडिया ने क्या करा? टैरिफ की मार झेली। उसके बाद क्या किया? उसके बाद हमारे एक्सपोर्ट्स कम हो गए। लोग कहते रहे अरे कुछ नहीं होता, एक्सपोर्ट गिर गए, हर इंसान बताता रहा, दिमाग वाला इंसान बोलता रहा एक्सपोर्ट गिर गए, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, एक्सपोर्ट गिर गए सच्ची में। अब भी लोग ये कह रहे हैं कि भाई ऑयल प्राइसेस बढ़ गए हैं, इसका रिपेल इफेक्ट आएगा, कॉमन सेंस कहता है ये चीज, लेकिन अब भी लोग कह रहे हैं कुछ नहीं होगा, ग्रो करती रहेगी हमारी इकोनॉमी। मैं ये कहता हूं कि ग्रो करती रहेगी हमारी इकोनॉमी, लेकिन 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी पे हम आ चुके हैं, हमारी करेंसी डीवैल्यू हो चुकी है, इंपोर्ट बढ़ रहे हैं। मतलब डॉलर के अंदर क्रूड ऑयल जितना महंगा पहला था अब उससे ज्यादा महंगा है। जितना पैसा पहले आप क्रूड ऑयल लेने के लिए देते थे, इन टर्म्स ऑफ आईएनआर की बात कर रहा हूं, क्योंकि बाहर क्रूड ऑयल रुपया में नहीं मिल रहा, पहले आप देते थे $60, वापस से ये $60 पर भी आ गया ना, तो आपका जो रुपया है जो कन्वर्ट होकर के डॉलर बनता है वही 5 से 10% महंगा हो चुका है। तो अगर ये जो प्राइस है क्रूड ऑयल का ये वापस नीचे आ जाए तो भी आपके लिए महंगा ही पड़ने वाला है। सो ये मत सोचना कि सिर्फ और सिर्फ एक चीज है, इंडिया को ये झटके मिल रहे हैं। कल मेरे पास ना एक बहुत प्यारा क्वेश्चन आता है जिसमें कहते हैं सर आपकी जो यूएस वाली वीडियो थी कि यूएस इन्वेस्टिंग करनी चाहिए, वो देखने के बाद मैंने थोड़ी सी रिसर्च करी और मेरे को निकल के आया कि बड़े बड़े प्रोमोटर्स जो इंडिया के अंदर बड़ी बड़ी होल्डिंग करते हैं वो अपने स्टेक बेच करके बाहर जा रहे हैं, बाहर यूएस के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं बड़ी कंपनियों में। कुछ ऐसे इन्वेस्टर हैं जो हमेशा इंडिया इंडिया करते रहते हैं और आज भी टीवी पे आके इंडिया इंडिया करते रहते हैं, लेकिन न्यूज़ में आया कि उन्होंने भी अपना विड्रॉ किया और बाहर जाके इन्वेस्ट कर रहे हैं। और आप अब कह रहे हो कि ऐसा करना चाहिए। मेरे भाई आपने जो बोला वो सही है, लेकिन कुछ चीज़ समझो, ये जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं
इनका काम क्या है? ये बड़े लोग हैं, ये कुछ बोलते हैं तो न्यूज़ का आर्टिकल बनता है, हेडलाइन बनती है। अगर यही ये कहने लगेंगे कि यार इंडियन मार्केट के अंदर दिक्कतें हैं, पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करो। आप इस समय पे उठा करके देखो, विजय केडिया का जो भी इंटरव्यू आता है या शंकर शर्मा का जो भी इंटरव्यू आता है, वो सिर्फ एक चीज़ कहते हैं कि नहीं, इंडिया के अंदर ग्रोथ है, इंडिया के अंदर पर्सपेक्टिव है। लेकिन आज से 5 साल पहले उनके इंटरव्यूज़ देखो, बिल्कुल एनर्जी बहुत ही ज़्यादा अलग थी, लेकिन लास्ट कुछ टाइम के अंदर उनकी एनर्जी बिल्कुल अलग हो चुकी है। और अगर उनके पोर्टफोलियो और उनके ऊपर रिसर्च करोगे तो ये पता चलेगा कि पोर्टफोलियो को एक डिसेंट चेक वो आउट ऑफ इंडिया भी लेकर के गए हैं, और जो लेकर के गए हैं उससे ज़्यादा ले जा नहीं पा रहे, क्योंकि टीसीएस वाली जो पंगे थे वो आ गए थे 2022 के आसपास, जितना मैं सही से याद कर पा रहा हूँ। लेकिन मज़ेदार बात यह है वो ओपनली नहीं बोलते, क्योंकि अगर उन्होंने ओपनली बोला तो भाई पॉलिटिकल प्रेशर उनके ऊपर पड़ सकता है कि आप नेगेटिव हो रहे हो। दूसरी चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए कि देखो, डाइवर्सिफिकेशन कोई गलत चीज नहीं है। अगर किसी ने ये बोल दिया है कि सपोज करो भाई मैं इस समय पे 100% इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा हूं, अब ये टाइम हो सकता है 2018 का, जब इंडिया एक बहुत तेजी तरीके से ग्रो कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। लेकिन अगर कोई ये कह रहा है कि भाई मैं इस समय पे 2025 के अंदर या 2026 के अंदर कह रहा है कि नहीं, मुझे लगता है कि मैं 100% नहीं, मैं तो 70% ही इंडिया में इन्वेस्ट करूंगा, तो आपको यह समझना पड़ेगा कि भाई हो सकता है 2018 में उसको इंडिया एक बुलिश कंट्री दिख रहा हो, उसको आज भी बुलिश कंट्री दिख रहा है, तभी तो 70% लगाया है। लेकिन जो 30% उसने आउट ऑफ इंडिया ले गया, वो या गोल्ड में लगा दिया या सिल्वर में लगा दिया, वो अपने पैसे को बचाना चाहता है, वो अपने रिस्क को कम करना चाहता है, और ये कोई गलत चीज नहीं है। लोग कहते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन का क्या मतलब है, एसेट के लेवल पर डाइवर्सिफाई कर लो, मतलब गोल्ड सिल्वर खरीद लो, डेट खरीद लो, बॉन्ड खरीद लो, एफडी खरीद लो, या स्टॉक्स खरीद लो, म्यूचुअल फंड खरीद लो, आप इसे डाइवर्सिफिकेशन कह रहे हो। लेकिन इसमें असली डाइवर्सिफिकेशन तो आपकी गोल्ड सिल्वर और स्टॉक्स की ही है, क्योंकि बाकी सारा पैसा तो इंडिया के अंदर ही लगा है। अगर आपने डेट खरीदा है तो वो इंडियन करेंसी में खरीदा है, अगर आपने एफडी करा तो वो इंडियन करेंसी में आपने एफडी करी है, ठीक है। ये सारा करेंसी रिस्क होता है। तो अगर कोई बड़ा इन्वेस्टर ये कह रहा है कि भाई मैं तो आउट ऑफ इंडिया जाऊंगा, वो क्या कह रहा है, वो अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर रहा है करेंसी रिस्क से। आप ये समझो, ये जो चीजें गिर रही हैं इस समय पे, कि आईटी सेक्टर गिर रहा है, फार्मास्यूटिकल गिर रहा है, ये वापस आ जाएगा, इनका बिजनेस मॉडल चेंज होगा, ये वापस ग्रो कर लेंगे, इनमें कोई दिक्कत नहीं है भाई। बिजनेस चेंज होता है। जो 2003 में बिजनेस जिस हिसाब से चल रहा था, आज 2026 में वैसा नहीं चलेगा। और आईटी सर्विसेज का मतलब भी ये होता है कि डायनेमिक होना इन नेचर, चेंज होना इन नेचर, ठीक है। क्योंकि हर 4-5 साल के अंदर, अब इवन अब तो 2-3 साल के अंदर नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, ठीक है। तो ये यहां पर गड़बड़ नहीं है, गड़बड़ है आपकी करेंसी। अगर आप यहां पे 12% के रिटर्न बना भी लेते हो इंडिया में, जिसके ऊपर आप 20% शॉर्ट टर्म और 12.5% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देते हो, उसके बाद जो आपके रिटर्न, रियल रिटर्न्स बनते हैं जो 10-11% के आसपास के बचेंगे। अब वो जो रिटर्न है, अगर आप उससे बाहर खुद जाना चाहते हो, अपने बच्चे को भेजना चाहते हो, वो रिटर्न्स करेंसी को हटाने के बाद वो जो रिटर्न है वो रियल रिटर्न 8-9% के बच रहे हैं। ये दिक्कत है, इसी वजह से जो एफआईआई वो भाग रहा है। अब जो बड़े इन्वेस्टर हैं वो भी अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, और ज़्यादातर लोग ये नहीं समझ रहे, और वो बताएंगे भी नहीं आपको। क्यों नहीं बताएंगे? क्योंकि वो बताने से वो रिस्क में आ जाएंगे कि भाई तुमने ऐसा बोल कैसे दिया, क्योंकि इन्फ्लुएंस उनका लोगों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा होगा। इसलिए आप कभी भी देखो, हर इंसान ग्रोथ 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 करेगा, एसआईपी 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 ऐसी भी करेगा, क्योंकि इन्वेस्टिंग सिर्फ एक चीज नहीं है कि भाई इन्वेस्ट करते रहो। हाँ, आपको इन्वेस्ट करते रहना है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता रहना है, लेकिन कोई म्यूचुअल फंड खराब हो गया तो भाई निकलना पड़ेगा। इसी को कहते हैं डायनेमिक वे ऑफ इन्वेस्टिंग। अगर आप सिर्फ एक सिंपल इन्वेस्टिंग करोगे कि नहीं इंडिया ही है, यूएस ही है, मैंने ये सोच लिया तो मैंने यही सोच लिया, मैं इसके अलावा कुछ नया सीखूंगा नहीं, देन आप स्ट्रगल करोगे। और हर कोई ऐसे ही स्ट्रगल कर रहा है, जो क्वांट से एग्जिट नहीं करा, जो चिपक गया कि भाई क्वांट ने पास्ट में बनाया वो फ्यूचर में करेगा। रियलिटी में ऐसा काम नहीं होता। अभी भी लोग मोतीलाल के साथ चिपके हुए, मैं भी चिपका हूं, क्योंकि मेरा बायसनेस है वहां पे। हो सकता है मोतीलाल यहां से काम ना करे, मिड कैप की बात करो, ठीक है। सो लर्निंग करनी है, सीखना है, मेंटल लेवल पे ग्रो करना है, तभी आप समझोगे। और बड़े इन्वेस्टर्स को सुनोगे तो उनके साइन देखो, उनके पैटर्न समझोगे। अगर आप उनके पैटर्न समझ गए तो गेम बदल जाएगा। पैटर्न नहीं समझोगे तो बस ये बोलते रहोगे कि यार वो कर कुछ और रहा है, बोल कुछ और रहा है, और जो बोल रहा होगा, कर रहा होगा, उसको तो आप क्या ही कह सकते हो, उसको तो कोई कुछ नहीं कह सकता। मैं सेन जी का कमेंट आता है, ये कह रहे हैं कि सर क्या इंडियन स्टॉक मार्केट खराब हो गई है? कल की वीडियो देख करके ऐसा लगा। नहीं मेरे भाई, मैंने ये नहीं बोला कि इंडियन स्टॉक मार्केट खराब हो गई है। मैंने ये बोला कि जो इंडियन स्टॉक मार्केट है, लेट से वो इतनी बड़ी है, ठीक है, अब वो इतनी बड़ी हो रही है। ये कमेंट एक्चुअली कल भी आया था कि स्मॉल कैप की तरह देखो इंडियन स्टॉक मार्केट को, वो थोड़ा सा गिर रही है और बढ़ सकती है। बात एक्चुअली वो भी सही है कि भाई आप स्मॉल कैप की तरह
तरह देख सकते हो, स्मॉल कैप गिरता भी और बढ़ता भी तेजी से, ठीक है, क्योंकि टर्न अराउंड हो सकता है। हाँ, ये एक कॉन्टेक्स्ट के लेवल पर सही है, क्योंकि ओवरऑल ग्लोबल मार्केट का जो इंडियन मार्केट है वो सिर्फ 4% है, मतलब इंडिया एज अ कंट्रीब्यूटर, स्टॉक मार्केट कंट्रीब्यूटर कम है, काफी छोटा है। लेकिन अगर आप ये देखते हो कि अगर जीडीपी के नंबर बढ़ेंगे तभी तो हमारा जो कंट्रीब्यूशन है 4% का वो 6% का हो पाएगा। क्यों? एग्जाम्पल के तौर पे जब हमने स्मॉल कैप कंपनीज की बात करी, तो स्मॉल कैप कंपनी का अगर ईपीएस बढ़ रहा है, अर्निंग पर शेयर बढ़ रहा है, तभी तो उसके अंदर ग्रोथ आएगी ना। अगर कंपनी कहती है कि मैं सेल्स कर पा रही हूं लेकिन मैं ईपीएस आपको ट्रांसफर नहीं कर पा रही, सेल्स का मतलब क्या है? जीडीपी, कि भाई मैं जीडीपी तो बढ़ा पा रही हूं अपना 6% से, लेकिन ईपीएस मतलब ये जो जीडीपी से आपको पैसा मिलना है, नौकरियां जनरेट होनी है, करेंसी स्ट्रांग होनी है, उसको ईपीएस कहते हैं, जो एक्चुअली आपके हाथ में आएगा। कंट्री लेवल एनालिसिस करो, हाइपोथेटिकल है ये, तो ईपीएस नहीं आ रहा तो सेल्स कितनी भी बढ़ा दो दिक्कत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सेल्स होती है और जो ईपीएस होता है उसके बीच में बहुत सारे नंबर होते हैं। क्या नंबर होते हैं? कंपनी के लेवल पर ओपीएम होता है आपका, ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ओपीएम, प्रॉफिट मार्जिन। मतलब क्या है कि भाई सेल तो 100 रुपए की करी है इसने, लेकिन हमारे पास जो मार्जिन है ना वो सिर्फ 8% का है। तो रियल टर्म में आपने जो बनाया वो 8% बनाया। अब 8% मार्जिन है आपका रॉ मटेरियल हटाने के बाद। इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद आपका इंटरेस्ट कॉस्ट आ जाएगा, फिर आपका डेट आ जाएगा, फिर इंटरेस्ट रीपेमेंट आ जाएगा। और ये 8 रुपए जो आपने प्रॉफिट बनाया 100 में से गिर गिर करके 2 रुपए या फिर 1 रुपए बचेगा आपका ईपीएस। ठीक है, तो सेल्स तो कर रहे हो आप, लेकिन आप ईपीएस कितना बचा रहे हो, ये है कि रियल टर्म में आपकी ग्रोथ कितनी होगी। स्मॉल कैप कंपनी सेल कर ले और ईपीएस जीरो कर ले या -0 कर ले तो यहां पे दिक्कत आ जाएगी ना, कंपनी नहीं बढ़ेगी। सेल तो कर रही है लेकिन लॉस में सेल कर रही है, मार्जिन नहीं है उसके पास। और इंडिया की यही हाल है इस समय पे कि कंपनी जीडीपी तो बढ़ा रही है लेकिन करेंसी रिस्क हटाने के बाद, एक्सपोर्ट के अंदर जो ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हैं वो हटाने के बाद, उसके बाद जो हमारी इस समय पे रेवेन्यूज कम हो रहे हैं, इंपोर्ट कम कर रहे हैं ना लोग हमसे, सर्विसेज कम कर रहे हैं, इसलिए तो आईटी कंपनी, फार्मा स्ट्रगल कर रही है। ये सब हटाने के बाद एंड में जो ईपीएस है हमारे देश का, समझ रहे हो, ईपीएस है हमारे देश का, ये बढ़ नहीं रहा है, ये कम हो रहा है। आई होप अगर आप इसको स्टॉक मार्केट को समझते हो तो आपको ये चीज समझ आ गई होगी। काफी लंबी हो गई वीडियो, तो आज के लिए यहीं तक लगते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टाटा बाय बाय, साइनिंग ऑफ।